नमस्कार दोस्तों। भाई सबसे पहले तो आज से हमारा एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट होने जा रहा है और ये है आपका मध्यकालीन इतिहास। भाई इतिहास चाहे तो हम स्टार्टिंग से भी पढ़ सकते हैं, शुरुआत से भी कर सकते हैं, लेकिन जो एंशिएंट हिस्ट्री आपकी जो प्राचीन इतिहास है वो सभी एग्ज़ाम को लेके उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आपका मध्यकालीन है। भाई आप व्यापम के दृष्टिकोण से देखोगे, आपके हमारे मध्य प्रदेश में देखोगे तो मध्यकालीन से क्वेश्चन बनता ही है, चाहे वो दिल्ली सल्तनत से पूछ ले, चाहे वो मुगल काल से पूछ ले या मराठा साम्राज्य से पूछ ले, क्वेश्चन बनना ही है, निश्चित है। आप कोई भी एग्जाम पेपर उठा के देखो भाई, आपको क्वेश्चन यहां से मिलेगा ही। और इसी से लिंक करके भाई हम आधुनिक इतिहास पढ़ लेंगे। आधुनिक इतिहास जैसे आपका कंप्लीट होगा तो वही आधुनिक इतिहास आपका राजनीति से जुड़ा हुआ है, तो अगला सब्जेक्ट हम राजनीति पढ़ लेंगे। हमारा जो भारतीय संविधान है, हमारी जो राज्य व्यवस्था है, उसको पढ़ लेंगे फिर। तो इसलिए आपका मध्यकालीन इतिहास बहुत ही जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है आपका सभी एग्जामों के दृष्टिकोण से। चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी वाले हो, चाहे आप व्यापम के दृष्टिकोण से एग्जामों को लेकर तैयारी कर रहे हो, चाहे एमपीएसआई हो, चाहे कांस्टेबल हो, पटवारी हो, फॉरेस्ट विभाग हो, चाहे किसी भी एग्जाम की बात करें, मध्यकालीन इतिहास से क्वेश्चन आता ही है। आप खुद उठा के देखोगे आपको मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखो, आप एमपीपीएससी देखोगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट है एमपीपीएससी के दृष्टिकोण से, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं। अभी आप 19 वाली देखोगे 3 से 4 क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे मध्यकालीन इतिहास से। तो कहने का मतलब ये है भाई मेरा कि मध्यकालीन इतिहास बहुत ही इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट मैं इसको यहीं से स्टार्ट करूंगा। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात ये है कि राजपूत युग हम नहीं पढ़ेंगे यहाँ, क्योंकि राजपूत युग जो है वो आपका प्राचीन इतिहास से लिंक है। जब आपका प्राचीन इतिहास पढ़ाया जाता है तो उसी के एंड में राजपूत युग को जोड़ के पढ़ाया जाता है। तो हमने प्राचीन इतिहास नहीं पढ़ा, इसलिए राजपूत युग को हम यहीं छोड़ देंगे। अभी हम राजपूत युग के बाद से स्टार्ट करेंगे। हालांकि राजपूत युग में जितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो सारा अभी जब मुस्लिम आक्रमण पढ़ाना मैं स्टार्ट करूंगा, जब इस्लाम को पढ़ाना स्टार्ट करूंगा तो राजपूत युग आपका वहां कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन लगभग सारा वहां से हम कवर अप कर लेंगे, इतना वहां दिक्कत नहीं आएगा। भाई जो भी महत्वपूर्ण है भाई, जैसे चंदेल हैं आपके, चेदी हैं, कच्छपवा हैं, चालुक्य हैं, चौहान हैं, परमार है, प्रतिहार है, बंगाल का पाल वंश है, सेन वंश है, दक्षिण भारत का राष्ट्रकूट वंश है। तो ये सारे अभी भाई यहाँ आपके आ जाएंगे। जैसे ही मैं मुस्लिम आक्रमण को पढ़ाना स्टार्ट करूंगा ये सारे के सारे यहाँ पे आएंगे डायरेक्टली। तो आप ज़्यादा कंफ्यूज मत होना भाई कि सर चंदेल कहाँ से आगे, चेदी कहाँ से आगे, कच्छपवा कहाँ से आगे, तो वहाँ ज़्यादा भी लोड मत लेना, वो सारे राजपूत युग में हम पढ़ेंगे। ठीक है भाई, चलिए। किसी भी प्रकार की आपको कोई समस्या हो या कोई डाउट हो या कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप बेशक भाई कमेंट कर सकते हो। कमेंट बॉक्स इसलिए आपको दिया गया है, कमेंट भाई आप करिए, उसमें जो भी आपके डाउट हैं, जो भी आपको पूछना है, कोई सवालात हैं आपके, तो उसका आंसर दूंगा मैं। ठीक है भाई, इतिहास को लेके या कोई भी सब्जेक्ट भाई, जनरल स्टडी को लेके कुछ भी आपको पूछना हो या किसी वैकेंसी को लेके, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आपको आंसर दिया जाएगा। ठीक है भाई, चलिए भाई, सभी लोगों का सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका मध्यकालीन इतिहास, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें भाई। जो भी आपके भाई बंधु हैं, दोस्त यार हैं, या आपके रिलेशन में कोई भाई बंधु है, तो उन लोगों को भाई आप शेयर करें, ताकि वो अभी से स्टार्ट करेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। हालांकि 2-4 क्लास हो जाएगी, फिर वो पढ़ेंगे तो उतना मज़ा नहीं आ पाएगा कि भाई 2-3 क्लास हो गई यार, बहुत ज़्यादा हो गया पढ़ने का, तो फिर क्या इंसान को बहुत लोड लगता है कि यार बहुत सारा पढ़ना है। और वहीं अभी से पढ़ेंगे तो इतनी ज़्यादा दिक्कतें नहीं आनी है, आया ना समझ में। चलिए स्टार्ट करेंगे भाई हम, बातें तो होती रहेंगी हमारी। मध्यकालीन इतिहास, ठीक है भाई। इतिहास का मतलब तो आपको पता ही है, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं। अगर कोई सब्जेक्ट समझ में नहीं आया इसका अर्थ क्या है तो उसको तोड़ दो आप। इति धनहास, इति धनहास, इति का मतलब होता है समय,
या पुराना समय, और हास का मतलब होता है बीता हुआ। मतलब बीते हुए समय का अध्ययन करना ही क्या है आपका इतिहास। वह समय जो बीत गया है, जो बीत चुका है, उसी बीते हुए समय का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है इतिहास। कल का समय भी आपका इतिहास में काउंट हो गया। अभी 5 मिनट पहले मैंने जो बोला वो भी इतिहास में काउंट हो गया भाई, वो समय बीत चुका है ना आपका। तो बीते हुए समय का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है आपका इतिहास। और समय को हमेशा 3 भागों में ही बांटा गया है भाई। जैसे इतिहास को 3 भागों में बांटा गया ना आपका, कौन कौन सा, प्राचीन, मध्यकालीन और एक क्या है आपका आधुनिक। ये देखो 3 भागों में डिवाइड कर दिया समय को। हमेशा काल को 3 भागों में ही बांटा गया है भाई। आप स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, या कंपटीशन एग्जाम के लिए कोचिंग क्लासेस जाते हो, या भाई आप पिक्चर देखने चले गए भाई थिएटर में, तो आप हमेशा देखना समय को 3 भागों में ही बांटोगे भाई। कोई व्यक्ति शुरू में आ जाता है, क्या बोलेगा, यार तू तो बहुत जल्दी आ गया। एक बोलेगा यार मैं तो बीच में आया था, आधी पिक्चर निकल गई तब आया मैं। और एक बोलेगा भाई मैं तो लास्ट में आया, जब खत्म ही होने वाली थी। बांट दिया 3 भागों में आपने, शुरुआत में, मध्य में और लास्ट में। हम हमारे दिन को 3 भागों में बांट देते हैं भाई। वहां हमने 1 घंटे को 3 भागों में बांटा, आप 24 घंटे को 3 भागों में बांट दो, सुबह, दोपहर और शाम भाई। सुबह, दोपहर और शाम 3 भागों में बांट दिया आपने। अरे ये तो 24 घंटा छोड़ो, हमारी पूरी जिंदगी को 3 भागों में बांट के रख दिया हमने भाई। बचपना, जवानी और बुढ़ापा। जितनी भी आपकी जिंदगी है, जितना भी आपने समय व्यतीत किया है आपकी जिंदगी में, पूरा 3 भागों में विभक्त हो जाता है। आपका बचपना, आपकी जवानी और आपका बुढ़ापा। हमेशा जो काल चक्र होता है, जो समय होता है, उसको 3 भागों में ही विभक्त किया जाता है। और 3 भागों में ही क्यों किया जाता है, तो वो विभाजित करने का आधार होता है संस्कृति। संस्कृति के आधार पे हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं भाई। और संस्कृति क्या, रहन सहन, उठना बैठना, बोलचाल, खान पान, वेशभूषा भाई। रहन सहन, उठना बैठना, खान पान, बोलचाल, वेशभूषा, इसी के आधार पे तो भाई डिसाइड किया जाता है संस्कृति भाई। किसी के बोलचाल को देख के, सुन के, या किसी की वेशभूषा को देख के आप बता दोगे भाई ये किस धर्म का है, किस संस्कृति का है। अगर आपके सामने से कोई टोपी लगा के निकल जाए तो आप बोल दोगे भाई ये इस्लाम धर्म से है। आपने पूछा क्या उससे किस धर्म का है, नहीं पूछा। लेकिन उसकी वेशभूषा देख के आप बोल दोगे भाई ये इस्लाम धर्म से है। उसका खान पान देख के आप बता दोगे ये इस्लाम धर्म से है। वहीं कोई व्यक्ति इस प्रकार से एक पगड़ी पहने हुए निकल जाएगा, एक चुड्डा यहां बना हुआ रहेगा, तलवार उसके पास दिखेगी, आप बोल दोगे भाई ये सिख धर्म को मानने वाला व्यक्ति है। आपने पूछा है क्या उससे, नहीं पूछा। लेकिन उसकी वेशभूषा को देख के, उसके खान पान को देख के, उसकी बोलचाल को देख के, उसके रहन सहन को देख के आप बोल दोगे ये सिख धर्म से, सिख संस्कृति से है ये। तो भाई आपके जो जीवन जीने का तरीका होता है वही तो आपका धर्म होता है, वही तो आपकी संस्कृति होती है। और उसी संस्कृति के आधार पे भाई हम समय को बांट देते हैं भाई। बचपना आपका, जवानी आपकी, बुढ़ापा आपका, क्या तीनों में आपका रहन सहन एक जैसा होता है क्या? नहीं भाई, अलग अलग होता है। तीनों में आपकी वेशभूषा अलग होगी, तीनों में आपका उठना बैठना अलग हो जाएगा, आपका बात करने का तरीका तीनों में अलग हो जाएगा। और वही क्या है भाई, आपकी संस्कृति। तो इन्हीं के आधार पे भाई हमेशा समय को, काल को हम 3 भागों में बांटते आए हैं। और वैसे ही आपका इतिहास भी 3 भागों में बटा।
भाई सबसे पहले प्राचीन इतिहास में जब आप देखोगे तो सभी व्यक्तियों की संस्कृति एक मिलेगी। अगर मैं प्रमुख धर्म की बात करूं तो प्रमुख धर्म मिलेगा आपका हिंदू। तो यहां के जो लोगों का वेशभूषा था, बोलचाल था, उठना बैठना था, वो सभी एक जैसा था। और वहां से लेके राजपूत युग तक सभी लोगों की पूरी संस्कृति एक रही, उनका बोलचाल एक रहा, उनकी वेशभूषा एक रही, उनका खान पान एक रहा, उनका उठना बैठना एक रहा। लेकिन राजपूत युग के बाद हमारे देश में एक नई संस्कृति ने प्रवेश लिया, एक नए धर्म ने, एक नए कल्चर ने प्रवेश लिया हमारे देश के अंदर। और इस धर्म का नाम क्या है भाई? इस्लाम। आप खुद बताओ, क्या प्राचीन इतिहास में रहने वाले लोग और मध्यकालीन लोग यानी हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म में क्या वेशभूषा एक जैसी मिलती है आपको? क्या बोलचाल एक जैसा मिलता है? क्या इन लोगों का खान पान एक जैसा है? क्या इन लोगों की वेशभूषा एक जैसी दिखेगी आपको? नहीं दिखेगी। तो हमारे देश में एक नई संस्कृति ने एक नए धर्म में प्रवेश लिया और वहीं से शुरुआत हो गई काय की आपकी मध्यकालीन इतिहास की। समय बदल गया। अब समय बदल गया आपका भाई, एक नए संस्कृति ने प्रवेश ले लिया है हमारे देश के अंदर। अब एक नई संस्कृति हमारे देश में राज करने वाली है। अब इनकी हुकूमत चलेगी इस देश के अंदर। तो यहीं से हमने अब प्राचीन ना बोल के क्या बोलना स्टार्ट कर दिया भाई? मध्यकालीन इतिहास, क्योंकि एक नई संस्कृति ने हमारे देश में प्रवेश लिया। आ गया भाई समझ में कि मध्यकालीन इतिहास क्यों बोलते हैं, प्राचीन क्यों बोलते हैं, आधुनिक क्यों बोलते हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? किसी को दिक्कत हो तो बाकायदा आप पूछ सकते हो, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है? तो मध्यकालीन इतिहास पढ़ना है हमको, मध्यकालीन इतिहास स्टार्ट करने वाले हैं हम। अगर यहां किसी को कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते हो, शुरुआत है अभी भाई। नहीं तो आगे मैं बहुत स्पीड से पढ़ाऊंगा। इतिहास अथाह है भाई, बीता हुआ समय पूरा पढ़ना है हमको, कोई थोड़ा बहुत नहीं है। लगभग 1000 ईस्वी से पढ़ना स्टार्ट करना है हमको। 1000 ईस्वी से आज 2000 भाई, 1000 साल का इतिहास पढ़ना है हमको, छोटा मोटा नहीं है वो। इसलिए अभी से भाई आप कंटिन्यू रहिए और जितने भी आपके दोस्त यार हैं, फ्रेंड सर्कल जो है आपका, जो रिलेशन वाला होता है सर्कल एक, सब लोगों को भाई शेयर करें वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा आप बताइए और लाइक करिए यार। लाइक करोगे तो हमें भी मज़ा आएगा पढ़ाने में भाई, हमें भी लगेगा हमारे भी चाहने वाले हैं भाई। आया ना समझ में? ठीक है, चलिए फिर से बातें शुरू हो गई, नहीं तो आप बोलोगे सर बात बहुत करते हो। ठीक है भाई, चलिए मध्यकालीन इतिहास स्टार्ट करने वाले हैं हम। देखिए ध्यान से समझिएगा भाई, ये आपका प्रायद्वीपीय भारत, श्रीलंका। आज बता दूंगा भाई, मैं रोज इसी नक्शे पे पढ़ाऊंगा, बार बार आप पूछोगे नहीं, ठीक है? ये आपका दक्षिण भारत हो गया, ये आपका श्रीलंका हो गया, ये आपकी नर्मदा नदी, नर्मदा नदी के जस्ट नीचे आपका राष्ट्रकूट वंश। ठीक है भाई, कन्नौज, चेदी, चंदेल, मालवा के परमार, गुजरात के चालुक्य, कच्छप घाट, ग्वालियर, ठीक है, अजमेर के चौहान, हालांकि अभी नहीं है ये, ठीक है, ये आपके सिंधु नदी, ये आपके सिंधु नदी है भाई, याद रखिएगा इसको, सिंधु नदी है आपकी ये, ठीक है। सऊदी अरब, ईरान,
इराक, तुर्क, ये कस्टेनापुल, ये आपका कस्टेनापुल हो गया, ये आपका यूरोप। ठीक है भाई। ये आपका सऊदी अरब, ईरान हो गया, इराक हो गया, तुर्क हो गया, ये कस्टेनापुल, और इधर आपका यूरोप लग जाता है भाई। ठीक है, इधर आपका ग्रीस लग जाएगा, मैसेडोनिया, स्कोपजे, सिकंदर यहाँ का रहने वाला था ना आपका। ठीक है, यूरोप लग जाएगा आपका इधर। चलिए यहां से आप ध्यान से समझिएगा भाई, एकदम दिल थाम के बैठिएगा, बहुत मजे आने वाले हैं, बहुत। शायद ही आपने कभी ऐसा पढ़ा होगा, वैसे पढ़ेंगे हम एकदम मस्ती मजाक के साथ। बिल्कुल भी किसी किताब की जरूरत नहीं लगेगी आपको, उसकी मेरी गारंटी है। बस आप ध्यान से समझते चलिएगा इतिहास क्या होता है, कैसा मजा आएगा इसको पढ़ने में। ठीक है भाई, चलिए ध्यान से समझते चलिएगा, पढ़ते चलिएगा मस्त एकदम मनोरंजन के साथ, बिल्कुल। ठीक है, मध्यकालीन इतिहास पढ़ना स्टार्ट करना है हमको। उसके पहले थोड़ा सा इधर का मैं व्याख्यान करूंगा। देखो, इस्लाम धर्म के अनुयायियों में भारत में प्रवेश करने वाले सबसे पहले अरबवासी थे, यानी इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों में से सबसे पहले कहां के लोग हमारे भारत में आए, तो वो थे आपके अरबवासी। पहले ही हमारे देश में मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हो चुका है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि हमारे देश में इस्लाम धर्म के मानने वालों में, अनुयायियों में प्रवेश करने वाले सर्वप्रथम अरबवासी थे, और इन्होंने सिंध पर कब्जा करने में सफलता भी प्राप्त की। और उसका परिणाम क्या हुआ? सिंध और मुल्तान, इन दो जगहों में इस्लामिक बस्तियां बस चुकी थी मोहम्मद बिन कासिम के समय। यानी इस्लाम धर्म के अनुयायी जो हमारे भारत में प्रवेश कर चुके थे, उन्होंने सिंध पे कब्जा करने में सफलता भी प्राप्त की थी, और सिंध और मुल्तान में दो इस्लामिक बस्तियां भी बस चुकी हैं हमारे देश के अंदर। पहला मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम, आप याद रखोगे, उसी के कारण जो अरबवासी थे वो सिंध और मुल्तान पे कब्जा करने में सफलता प्राप्त की थी, और सिंध और मुल्तान में दो इस्लामिक बस्तियां भी स्थापित हो चुकी हैं। कहां? आपके सिंध और मुल्तान में दो इस्लामिक बस्तियां बस चुकी हैं भाई। तो अरबवासी जो थे, इन्होंने आगामी 200 वर्षों में, यानी जब इस्लाम धर्म चालू हुआ, इस्लाम धर्म का कैलेंडर जारी हुआ 16 जुलाई 622 ईस्वी, हिजरी संवत कहलाता है। इस्लामों का जो कैलेंडर है वह हिजरी संवत कहलाता है, 622 ईस्वी से शुरू हुआ। उसके बाद इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार हुआ सऊदी अरब से ईरान, और ईरान वालों ने इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो ईरान के पास एक गौर प्रदेश पड़ता है भाई, गौर प्रदेश, ये पहाड़ पर है भाई, आपका 18,000 फीट हाइट पे है। तो यहां पे क्या, बौद्ध धर्म वाले रहते थे, बौद्ध भिक्षु रहते थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी रहते थे, बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग रहते थे गौर प्रदेश में। और वो अशोक के काल से यहां रह रहे हैं गौर प्रदेश में। लेकिन जब इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, इस्लाम धर्म बढ़ना शुरू हुआ, तो ईरान वालों ने इनको बहुत मारा। और मारा क्यों? कि भाई आपको इस्लाम धर्म स्वीकार करना पड़ेगा अगर गौर प्रदेश में रहना है तो।
और इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करते हो तो आप यहां नहीं रह सकते। तो कुछ लोगों ने तो इस्लाम धर्म को स्वीकार किया, बाकी लोग भागकर गौर प्रदेश से चले गए तुर्क। मतलब जिन लोगों को इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करना था वो यहां से भाग के चले गए तुर्क, और ये तुर्कों में इतने मिल गए कि अपने आप को तुर्की कहने लगे। और इनके जो वंशज थे ना भाई, ये भी तुर्की ही कहलाए। तो लपक के भाई इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। ईरान में प्रचार प्रसार हुआ, ईरान से इराक गया और इराक से तुर्क गया। और ये जो तुर्की भाग कर गए थे गौर प्रदेश से, इन्होंने भी इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया। ये भी आज इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं तुर्की। ये लगभग 800 ईस्वी की बात कर रहा हूं भाई मैं, लगभग 800-900 ईस्वी की बात कर रहा हूं भाई मैं ये अभी। तो इस्लाम धर्म इधर फैल चुका है, पूरे मध्य एशिया में इस्लाम धर्म का बोलबाला है। लेकिन आगामी 200 वर्षों में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार जहां से शुरू हुआ था, उन लोगों के हाथ से इस्लाम धर्म का नेतृत्व छूट गया। भाई इस्लाम धर्म को प्रचार प्रसार करने का नेतृत्व अरब वासियों का ही था। यहां से ईरान गया, ईरान से इराक गया, इराक से तुर्क गया, पूरी दुनिया में फैलेगा यहां से। लेकिन आगामी 200 वर्षों में अरब वासियों ने इस्लाम धर्म का नेतृत्व खो दिया, क्योंकि जो खलीफा थे वो अय्यास निकल गए। जो इस्लाम धर्म के प्रमुख हुए खलीफा, वो खलीफा ही अय्यासी प्रवृत्ति के निकल गए। और जब धार्मिक प्रमुख ही अय्यास निकल जाएगा तो स्वाभाविक है भाई वो इस्लाम धर्म का प्रचार क्या खाक करेगा। इसलिए इस्लाम धर्म का नेतृत्व अरब वासियों से छूट गया। उसके बाद एक बार फिर नेतृत्व आया ईरानियों के हाथ में कि भाई अब जो भी करना है, इस्लाम धर्म को बढ़ाना है, कम करना है, उसका प्रचार प्रसार करना है, जो भी करना है, अब वो सब कारोमदार आपके हाथ में है। जो भी दारोमदार है आपके हाथ में है। अब इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार आपको करना है, अरबवासी नहीं कर सकते। इसीलिए ईरानियों ने अब इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना शुरू करा, और ईरान से प्रचार प्रसार होते हुए पहुंचा इराक, और इराक से पहुंचा है तुर्क। ये वही तुर्की है भाई जिनको 200 साल पहले गौर प्रदेश से भगाया गया था इस्लामों ने। ये वही तुर्की हैं जिन्हें गौर प्रदेश से निकाल दिया गया था, ये बोलकर कि आप इस्लाम धर्म स्वीकार करो, नहीं तो यहां नहीं रह सकते। लेकिन वो भी आज इस्लामिक ही हैं, वो आज बौद्ध नहीं है। लेकिन वो बातें सब भूल चुके हैं जो भी हुआ था गौर प्रदेश में उनके साथ। और जब तुर्कियों के पास आया इस्लाम धर्म प्रचार करने का नेतृत्व, तो ये व्यक्ति बहुत ही क्रूर प्रवृत्ति के हैं तुर्की। इनके जितना भाई पूरे विश्व में ना तो कोई खूंखार हुआ है और ना ही कोई क्रूर हुआ है। इतने क्रूर प्रवृत्ति के लोग हैं तुर्कवासी। इनका जो व्यवहार है या जो बुद्धि का आधार है वो सिर्फ तलवार की ताकत है भाई। तलवारों से बात करते हैं ये, इंसानों से बात नहीं करते। इनका एकमात्र सिद्धांत है निर्मम पूर्वक हत्या करना। निर्मम पूर्वक हत्या करना यानी सबसे पहले तो गर्दन काट दी जाएगी, फिर बात करेंगे आपसे। अब आप मर चुके हो, क्या खाक बात करोगे इंसान से? यही भाई इनका आधार है, निर्मम पूर्वक हत्या करना। यानी पहले इंसान को काट दिया जाएगा, उसकी गर्दन काट दी जाएगी, फिर उससे बात किया जाएगा। क्या पता उसकी गलती थी भी या नहीं थी, लेकिन गर्दन काट दी जाएगी तुरंत। इस तरीके के क्रूर व्यक्ति हैं तुर्कवासी।
पूरे विश्व में इनके जितना कोई क्रूर व्यक्ति नहीं हुआ। तो ये तुर्कियों के हाथ में आया है भाई इस्लाम धर्म का प्रचार करना, कि अब आपको पूरी दुनिया में इस्लाम धर्म को फैलाना है। और जब इतने क्रूर व्यक्तियों के हाथ में इस्लाम धर्म का प्रचार आएगा, इस्लाम धर्म का नेतृत्व आएगा, तो आप खुद सोच लो दुनिया का क्या हाल करेंगे ये व्यक्ति। इनको बोल दिया गया आप फैलाओ इस्लाम धर्म को, जितना प्रचार प्रसार कर सकते हो करो आप। तो इन व्यक्तियों ने इस्लाम धर्म का प्रचार करने का श्रेय लिया अपने हाथ में कि हम फैलाएंगे पूरी दुनिया में इस्लाम धर्म को। तुर्की हैं भाई ये लोग। किस तरीके का व्यवहार है, बुद्धि का आधार क्या रखते हैं, ये भली भांति जानते हैं तुर्कवासी। तो तुर्कियों ने इस्लाम धर्म को प्रचार करना प्रारंभ किया तो ये लोग ने सबसे पहले तो इस पुल को ब्लॉक किया, कस्टेना पुल को, यानी इस पुल से यूरोपवासी इधर नहीं आ सकते। अगर आपको इधर आना है तो इस्लाम धर्म को स्वीकार करना पड़ेगा, अन्यथा आप इधर नहीं आ सकते मध्य एशिया। तुर्की यूरोप नहीं गए, लेकिन इन्होंने इस कस्टेना पुल को जरूर ब्लॉक कर दिया, बंद कर दिया कि आप इधर नहीं आ सकते मध्य एशिया। अगर आप इधर आए तो आपको इस्लाम धर्म स्वीकार करना पड़ेगा। यानी पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया इस पुल को। तो यूरोप तो गया भाई, अब बचा क्या है, पूरा मध्य एशिया में तो इस्लाम है, अब बचा है आपका इधर। और इधर क्या है भाई, अपना भारत। यानी अब तुर्कवासी, तुर्की जो हैं ये किस दिशा में बढ़ेंगे, भारत की ओर बढ़ेंगे, उधर यूरोप की ओर नहीं गए ये, उधर तो उन्होंने ब्लॉक कर दिया। और तुर्कवासी निकले भाई अब इस्लाम धर्म का श्रेय लेके कि इसका प्रचार करना है, ये निकले भारत की तरफ। और जब ये तुर्क से निकले तो यहां पहले ही बयान जारी हो चुका है, पहले ही ऐलान कर चुके हैं जो भी रास्ते में मिले दूसरे धर्म का उसकी गर्दन काट दी जाए। ये पहले ही बोल दिया गया तुर्कवासियों द्वारा, जो भी मिले उसकी गर्दन काट दो आप। तो भाई सभी की आप गर्दन काट दोगे तो फिर इंसान कैसे बचेगा। इसलिए ईरान से आदेश जारी हुआ तुर्कवासियों के लिए कि भाई आप ये गर्दन मत काटो इस प्रकार से, आपका बस ये काम है कि इस्लाम धर्म को प्रचार करो। और जो व्यक्ति इस्लाम धर्म को स्वीकार करता है अपने मन से, अपनी इच्छा से, वो एक स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना कर सकता है। ये बोल दिया भाई ईरानियों के द्वारा कि जो व्यक्ति अपनी मर्जी से इस्लाम धर्म को अपनाएगा, इस्लाम धर्म को स्वीकार करेगा, वो एक अपना स्वतंत्र साम्राज्य स्थापित कर सकता है, अपना खुद का एक साम्राज्य स्थापित कर सकता है। लेकिन कंडीशन क्या रख दी भाई, आपको क्या स्वीकार करना पड़ेगा, इस्लाम धर्म स्वीकार करना पड़ेगा। और इस्लाम धर्म स्वीकार करने से मना किया तो तुर्कवासी तो भाई वही गर्दन काट देंगे आपकी। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, या तो आप गर्दन कटवा लो या फिर आप इस्लाम धर्म स्वीकार कर लो। और इस्लाम धर्म स्वीकार करोगे तो एक ऑप्शन और है, आपका अपना स्वतंत्र साम्राज्य स्थापित आप कर सकते हो। तो पहला व्यक्ति आपका अलप्तगीन, नाम भाई ध्यान से सुनिएगा, आप याद रखिएगा। पहला व्यक्ति है अलप्तगीन, जिसने इस्लाम धर्म को स्वीकार करके अपना एक स्वतंत्र साम्राज्य स्थापित किया। और ये वही अलप्तगीन है जिसने आगे बढ़ के अमीर अबू वक्रलाबिक, ये नाम है भाई, ये वही व्यक्ति है अलप्तगीन जिसने आगे बढ़ के अमीर अबू वक्रलाबिक से उसका पूरा साम्राज्य जाबुलिस्तान छीन लिया। इसके साम्राज्य का नाम है जाबुलिस्तान, और जाबुलिस्तान की राजधानी लगती है गजनी।
याद रखोगे भाई, ये जो गजनी राजधानी है तुर्कों की, वो अलप्तगीन के समय से बनी है। और गजनी किसके अंतर्गत आता है? आपका जाबुलिस्तान के अंतर्गत आता है। और जाबुलिस्तान अमीर अबू बकर लाबिक नामक व्यक्ति के पास था। और उसी अमीर अबू बकर लाबिक से जाबुलिस्तान किसने छीना? अलप्तगीन ने। और अलप्तगीन कौन? ये वही व्यक्ति है जिसने पहला स्वतंत्र इस्लामिक साम्राज्य की स्थापना किया, इस्लाम धर्म स्वीकार करके। और जाबुलिस्तान छीन के तुर्कों की राजधानी बनाया इसने गजनी। ये तुर्कों की राजधानी बन चुकी है गजनी। किसने बनाया भाई? अलप्तगीन ने बनाया। और ये लगभग हम पहुंच चुके हैं, ये आपकी सिंधु नदी, और इसी सिंधु नदी से लगा हुआ है आपका हिंदुकुश पर्वत। ये देखिए, ये आपका हिंदुकुश पर्वत। ये हिंदुकुश पर्वत से लेके कश्मीर तक, ये जितना भी साम्राज्य है हिंदुकुश पर्वत से लेके कश्मीर तक, ये पूरा हिंदूशाही राज्य है। और यहां का शासक है ब्राह्मण राजा जयपाल। ठीक है भाई, ये आप याद रखोगे। हिंदुकुश पर्वत से लेके तो कश्मीर तक का जितना भी साम्राज्य है वो पूरा एक हिंदूशाही राज्य है। और वहां का जो शासक है ब्राह्मण राजा जयपाल है। और इनके मध्य अब स्टार्ट होनी है भाई लड़ाई। अब इनके मध्य लड़ाइयाँ स्टार्ट होने वाली हैं। वो एक काफ़ी लंबा टॉपिक है, इसलिए उसको हम अगली क्लास में भाई पूरा करेंगे। तो यहाँ तक आप याद रखोगे कि तुर्क जो हैं इस्लाम धर्म का प्रचार करते करते गजनी तक पहुँच चुके हैं और गजनी को अपनी राजधानी बना लिया है। ठीक है, और शासक कौन है आपका? अलप्तगीन। चलिए भाई।